जरा सोचिए। स्वागत है आपका हंट फॉर इंडिया स्मार्ट इन्वेस्टर में। हमारे सफर की अगली मंजिल यानी कि कानपुर में हम आ पहुंचे हैं। जी हां, उत्तर प्रदेश राउंड का हमारा दूसरा पड़ाव, और आज ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस ऐतिहासिक शहर कानपुर से कौन बनता है। स्वागत है आपका हंट फॉर इंडिया स्मार्ट इन्वेस्टर में। जी बिजनेस और रिलायंस मनी की ओर से मैं आप सबका यहाँ पर स्वागत करता हूँ और शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने हमारे लिए समय निकाला और यहाँ पर आकर हमारी हौसला अफजाई की। हंट फॉर इंडिया स्मार्ट इन्वेस्टर, ये हमारी एक कोशिश है देश भर में, हर शहर में, हर कोने में जाकर निवेश की जो भाषा है उसे थोड़ा आसान बनाया जाए और साथ ही निवेश से जुड़े जो सवाल हैं जो हर किसी के मन में उठते हैं उसका जवाब दिया जाए। और इस कोशिश में लगातार हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। आज हमारा दूसरा पड़ाव है उत्तर प्रदेश राउंड का, यानी कि कानपुर। लखनऊ हमारा पहला पड़ाव था। लखनऊ अगर उत्तर प्रदेश का दिल है तो कानपुर इसका दिमाग कहा जाता है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश का कमर्शियल कैपिटल, और इसी वजह से हमारी उम्मीदें, जो हमारी जूरी है उसकी भी उम्मीदें कानपुर से काफ़ी ज़्यादा हैं। हमारी इस कोशिश में हमारे साथ रिलायंस मनी लगातार बना हुआ है और हमारे बीच आज एक बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। रजनीकांत पटेल साहब, भूतपूर्व CEO BSE के हमारे बीच आज मौजूद हैं, जो कि मेरा साथ देंगे यहाँ पर। और साथ ही जो 3 स्मार्ट कंटेस्टेंट्स आज कानपुर से चुने गए हैं उनमें से एक का चुनाव करने में हमारी और जूरी की सहायता करेंगे। मैं मंच पर बुलाना चाहूँगा श्री पटेल साहब। ये सफ़र हमने शुरू किया था मध्य प्रदेश से और आगे बढ़ते बढ़ते हम पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश तक, लेकिन अभी सफ़र आधा भी नहीं हुआ है। अभी कई पड़ाव आने बाकी हैं और कई शहर ऐसे हैं जहां का दौरा हम आने वाले समय में करने वाले हैं। जो रास्ता है यहां तक पहुंचने का, इस मंच पर पहुंचने का, वो आसान नहीं है। आप ही के शहर से यानी कानपुर से 3 कंटेस्टेंट्स चुने गए हैं जो हमारे बीच इस वक्त मौजूद हैं। उनसे भी हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। तो अब वक्त है उन तीनों कंटेस्टेंट से मिलने का जिनके हाथ में फिलहाल कानपुर की बागडोर है और जो ये तय करेंगे कि आखिरकार कानपुर जब ये राष्ट्रीय स्पर्धा होगी तो उसमें किस पायदान पर रहेगा। मैं सबसे पहले आपकी मुलाकात करवाऊंगा पहले जो कंटेस्टेंट हैं कानपुर राउंड के, उनसे। अनिल जैन साहब हैं पहले कंटेस्टेंट। उन्हें मंच पर बुलाने से पहले चलिए उनकी एक मुलाकात कर लेते हैं। मेरा नाम अनिल जैन है, मेरी उम्र 44 साल है। मैं आयरन स्टील के गैल्वेनाइट शीट्स में डील करता हूँ और मेरा एक बहुत बड़ा ड्रीम है कि मैं अपने पूरे परिवार के साथ बहुत पैसा, ढेर सारा पैसा कमाने के बाद मैं पूरे वर्ल्ड टूर पर जाऊँ। मैं स्मार्ट इन्वेस्टर में मैं अपने आप को इसलिए कह सकता हूँ कि शेयर मार्केट में या किसी भी उसमें आप जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होगा वही स्मार्ट इन्वेस्टर होगा। जो शॉर्ट टर्म पर बिलीव करेगा वो कभी भी स्मार्ट इन्वेस्टर नहीं होगा। तो स्वागत कीजिए हमारे पहले प्रतिस्पर्धी अनिल जैन साहब का। अनिल, अब बारी है अगले कंटेस्टेंट की, हेमंत मिश्रा साहब की। चलिए उनके बारे में जानते हैं। मेरा नाम हेमंत कुमार मिश्रा है। मेरी एज 33 ईयर्स है। मेरा प्रोफेशन टैक्स कंसल्टेंट का है। स्टॉक मार्केट से बहुत सारा रुपया कमा के फैमिली के लिए बहुत बड़ा बंगला बनवाना चाहता हूँ। मैं स्मार्ट इन्वेस्टर इसलिए बन सकता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि औरों से ज़्यादा इस मार्केट के बारे में मैं जानता हूँ। इकोनॉमी के सिस्टमेटिक और अनसिस्टमेटिक रिस्क को समझता हूँ। फंडामेंटल क्या चेंजेस हो रहे हैं उसको जानता हूँ और एसेट एलोकेशन किस तरीके से करना चाहिए वो जानता हूँ। स्वागत है मंच पर हमारे दूसरे कंटेस्टेंट हेमंत मिश्रा साहब का। चलिए मुलाकात करते हैं हमारे तीसरे कंटेस्टेंट राजेश मिश्रा साहब से।
मैं राजेश चंद्र मिश्रा, मेरी उम्र 44 वर्ष है। मैं पंजाब नेशनल बैंक में शाखा प्रबंधक के तौर पर कार्यरत हूँ। मेरा जीवन का उद्देश्य अपने बच्चों को उच्च शिक्षा प्रदान करना व उन्हें सामाजिक रूप से स्थापित करना है। मैं स्मार्ट इन्वेस्टर बनने के लिए इसलिए सक्षम हूँ कि मैं शेयर मार्केट की तुलना एक अखाड़े से करता हूँ, जिसमें बहुत से पहलवान अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, दांव पे अपना रहे हैं। जब आपको मौका मिले आप किसी को भी चपत या टीप या घूसा मार के बाहर निकल आवे, तो इसमें लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म की कोई बात ही नहीं पैदा होती। जब आपको अपना लाभ या हानि प्राप्त हो आप उससे बाहर निकल आइए। आइए राजेश। फंड फॉर इंडिया स्मार्ट इन्वेस्टर में अब वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं और जो हमारे प्रतिस्पर्धी हैं उनसे बातचीत आगे बढ़ाते हैं। लौटते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हंट फॉर इंडिया स्मार्ट इन्वेस्टर का कानपुर राउंड। ये जो हमारी कंटेस्ट है इसका एक बहुत ही अहम हिस्सा ये होता है कि 3 जो कंटेस्टेंट चुने जाते हैं उन्हें हम स्मार्ट इन्वेस्टर तो बाद में बनाते हैं, पहले उन्हें फंड मैनेजर बनना पड़ता है। इन्हें एक केस स्टडी दिया जाता है, यानी कोई एक ऐसी शख्सियत के बारे में इन्हें बताया जाता है जिनके लिए इन्हें इन्वेस्ट करना है। कोई भी हो सकती है वो हस्ती। एक 64 वर्षीय व्यक्ति है, बहुत ज़्यादा लायबिलिटीज़ या कर्ज नहीं है उनके ऊपर, रेगुलर इनकम भी है। 43,000 रुपये इनकी इनकम है, जिसमें 35,000 रुपये इनकी इनकम है। इसके अलावा 8,000 रुपये जो हैं इनकी एक प्रॉपर्टी है जहां से इन्हें रेंटल इनकम होती है, यानी कुल मिलाकर 43,000। और खर्च है इनका 27,000 रुपये का। अभी जो बाकी बची रकम है यानी 16,000 रुपये, ये 16,000 रुपये इन तीनों कंटेस्टेंट्स को इन्वेस्ट करने पड़ेंगे इस व्यक्ति के लिए, ना कि अपने लिए। यानी एक 64 वर्षीय व्यक्ति जो है उसकी आने वाले समय की जो ज़रूरतें हैं, महंगाई जिस तरह से चल रही है आजकल, इन सबको ध्यान में रखते हुए इन्हें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और साथ ही 5 लाख रुपए की रकम इन्हें दी जाती है। अब ये 5 लाख रुपए वन टाइम गेन है जिसे इन्हें इन्वेस्ट करना है, यानी 16,000 रुपये हर महीने की इनकम हुई और इसके अलावा जो 5 लाख रुपए हैं जो वन टाइम एक गेन है उसे इन्हें इन्वेस्ट करना है इस 64 वर्षीय व्यक्ति के लिए। और जो सबसे बेहतरीन और सबसे सुरक्षित निवेश करेगा लेकिन साथ ही प्रॉमिसिंग रिटर्न्स जिनमें होंगे, वही आखिरकार बनेगा सबसे स्मार्ट इन्वेस्टर। और आप भी हमारी सहायता करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम ही यहाँ बैठकर डिसाइड कर लेंगे कि कौन बनेगा स्मार्ट इन्वेस्टर। आप सब हमारे बीच मौजूद हैं, आप भी अपने आप में काफ़ी स्मार्ट हैं। आप भी सवाल पूछ सकते हैं अगर कोई भी शक है आपको इनके इन्वेस्टमेंट पर जो इन्होंने 64 वर्षीय व्यक्ति के लिए किया है। बेशक आप पूछ सकते हैं इनसे अपने सवाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो पहले कंटेस्टेंट हैं अनिल जैन साहब, जो कि खुद तो 10 साल की उम्र से करते हैं इन्वेस्टमेंट। ये देखते हैं कि ये जो केस स्टडी है 64 वर्षीय व्यक्ति जो है इनके लिए इन्होंने किस तरह से इन्वेस्ट किया हुआ है। मैंने 5 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट का प्लान इस प्रकार से रखा है कि जिसमें 10% यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान, 20% पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट किया है मंथली सेविंग स्कीम में, और 20% बैंक के एफडी के लिए इन्वेस्ट किया है, और मेडिक्लेम में 10% इन्वेस्टमेंट किया है, और 20% पेंशन प्लान में इन्वेस्ट किया है, और 20% शेयर में इन्वेस्टमेंट का प्लान है, और एडिशन जो 16,000 रुपये जो अमाउंट है ये मैंने SIP पे इन्वेस्टमेंट किया है। पटेल साहब, इनिशियल आपके रिमार्क्स इस पोर्टफोलियो पर। अनिल जी, आपने जो मंथली इनकी जो इनकम है वो सीधी की सीधी 16,000 SIP में रखी है। हालांकि आपने वहाँ पे FD और वगैरह करने के लिए वो लिक्विडिटी का ख्याल रखा है, पर ये जो मंथली है वो पूरा का पूरा SIP में रखा है, ऐसा क्यों? देखिए, SIP में इन्वेस्टमेंट का क्योंकि सारे जितना भी इनका 5 लाख का पोर्टफोलियो था वो मैं इन्वेस्ट कर चुका था। ये 16,000 मैंने इसलिए इन्वेस्ट किया है क्योंकि रिस्क एपेटाइट जब तक कोई व्यक्ति नहीं लेगा वो अर्न नहीं कर सकता है, जो कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में एक फंड मैनेजर होते हैं, एक पूरी टीम होती है, इसलिए मैंने इसका SIP में इन्वेस्ट किया है। पर जैसे कभी उनकी उम्र को ध्यान में रखते हुए 64 साल की इनकी उम्र है, कभी कभार इमरजेंसी आ जाती है और लिक्विड कैश की ज़रूरत पड़ जाती है ऑन द स्पॉट, तब कैसे करेंगे आप? उसके लिए जो 5 लाख का इन्वेस्टमेंट मैंने किया है वो जैसे FD है, ये FD किसी वक्त तोड़ा जा सकता है। जी चलिए कुछ और बात करते हैं आपके पोर्टफोलियो पर।
जो दूसरे कंटेस्टेंट हैं उनके बारे में पटेल साहब जान लेते हैं। हेमंत मिश्रा साहब जो हमारे दूसरे कंटेस्टेंट हैं। मैंने जो पोर्टफोलियो का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है वो 60% बैंक एफडीज में डाला है और 20% डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड में डाला हुआ है, 10% गोल्ड ईटीएफ में डाला हुआ है और 10% लिक्विड फंड में डाला हुआ है। पटेल साहब ये 60% सीधा बैंक एफडी एफएमपी कैसे देख रहे हैं? हेमंत जी, आपने ये जो 3 लाख रुपए रखे हैं उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? अगर इनकी एज देखते हैं 64 इयर्स के हैं तो इस एज पे रिटर्न से ज़्यादा कैपिटल की सेफ्टी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, उसको ध्यान रखते हुए मैंने किया हुआ है। तो ये जो आपने पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन किया है उसके ऊपर से आप क्या सोचते हैं कि कितना % एनुअलाइज रिटर्न आ सकता है? अगर ये देखें कि सीनियर सिटीजन है 11% के आसपास इनका बैंक एफडी में आ जाएगा, उसका पोस्ट टैक्स रिटर्न लगभग 7.7% आता है। डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड में अगर आज की डेट में डालेंगे तो मेरे हिसाब से 20% का उनको रिटर्न जनरेट हो जाना चाहिए। गोल्ड ईटीएफ में भी 20% माना हुआ है तो पोस्ट टैक्स रिटर्न आप अज्यूम कर रहे हैं कि 20% मिल जाएगा और लिक्विड फंड में 6% का रिटर्न आता है। तो अगर इसका वेटेड एवरेज निकाले तो 10.82% का आ जाएगा और इन्फ्लेशन चूंकि डिक्लाइनिंग ट्रेंड में है तो मुझे लगता है कि कैपिटल उनकी प्रोटेक्ट रहेगी और थोड़ा सा उनको रिटर्न भी जनरेट हो जाएगा। अगर इन्फ्लेशन एडजस्ट करते हो, टैक्स एडजस्ट करते हैं तो आपका जो अपने अराउंड टोटल मिला करके 10.82 है, ऑलमोस्ट न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो वैसे नेट रिटर्न देखने जाए तो ऑलमोस्ट 0 है और कैपिटल अप्रिशिएशन बेस के ऊपर कैपिटल प्रोटेक्शन तो एफडी में रखने से हो जाता है बिल्कुल। बट बाकी का जो है जैसे गोल्ड है उसकी फ्लक्चुएशन के हिसाब से अगर आप सोचे तो ये एक्सपेक्टेड प्रिजम्पशन है कि 20% आप अज्यूम कर रहे हैं कि इतना मिल जाएगा। चलिए हमारे जो तीसरे कंटेस्टेंट हैं उनके बारे में जान लेते हैं। राजेश मिश्रा साहब। तो मुझे पोर्टफोलियो दिया गया था 5 लाख रुपए का, एक 64 वर्षीय व्यक्ति का है और 5 लाख रुपए के अलावा उनकी 16,000 रुपए मासिक उनका बचत भी है, जो 8,000 रुपए उनके किराए के रूप में और 8,000 रुपए उनकी बचत के रूप में है। तो इस 5 लाख रुपए में से मैंने 14% जो है वो एफडीआर और डेट फंड्स में इन्वेस्ट किया है, उसका 30% मैंने एफएमपीज और गोल्ड ईटीएफ में लगाया है, 15% मैंने डेट एमआईपीज में लगाया है और बाकी का 30% मैंने, बाकी का 40% मैंने इक्विटीज में इन्वेस्ट किया है। इस तरह मैंने 5 लाख रुपए का बाइफर्केशन किया। जो 16,000 रुपया बचा रहे हैं हर महीने, उसे कैसे कर रहे हैं इन्वेस्ट आप? ये 16,000 रुपए में 8,000 रुपए उनको रेंट मिल रहा है और 8,000 रुपए उनकी सेविंग है। तो देखिए टैक्स नेट में है, ये मिस्टर एक्स हैं 64 साल के हैं, तो टैक्स नेट में है, इनका जो टोटल एनुअल इनकम आ रही है 5 लाख प्लस आ रही है। तो सबसे पहले हमको देखना है कि इनको सेक्शन 80D और 80C का भी बेनिफिट मिल जाए। उस दृष्टिकोण से जो 16,000 रुपया है उसमें मैंने इनका 80D के अंतर्गत 15,000 रुपए का कवरेज लिया है और वो ECS के जरिए जाएगा 1250 रुपए प्रति माह के जरिए, वो मैंने सेकंड पेज में शो किया है। तो 12 महीने में 15,000 चला जाएगा तो उनको एक हेल्थ पॉलिसी मिल जाएगी, क्योंकि 64 साल की एज में बाकी सब वो अपनी लाइबिलिटीज पूरी कर चुके हैं और मुख्य उद्देश्य उनका अपना हेल्थ का है, जो पहला मैंने प्राइमा फेज फर्स्ट ऑब्जेक्टिव रखा है कि कभी भी उनको अपने ट्रीटमेंट या किसी चीज की जरूरत पड़ सकती है, हॉस्पिटलाइजेशन वगैरह की। तो वो 15,000 रुपए सेक्शन 80D में हो गया और 80C में हमने उसको 1 लाख रुपए को जो उनकी बाकी सेविंग है उसको डाइवर्ट किया है कि उसको 80C का उनका बेनिफिट मिल जाए, जिससे उनकी टैक्स लायबिलिटी थोड़ी डाउन हो जाए। तो वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। यहाँ पर मुकाबला बड़ा ही रोचक हो चला है। लौटना है ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए लौटते हैं अनिल साहब के पोर्टफोलियो पर। और जैसे मैंने कहा कि दर्शक जो हमारे बीच मौजूद हैं उन्हें भी जज करना है, एक तरह से हमारी मदद करनी है, क्योंकि आपके सवालों के जो जवाब ये देंगे उस पर भी परखा जाएगा कि कितना सुरक्षित इनका इन्वेस्टमेंट है। अनिल साहब, एक बात तो ये जो मेडिक्लेम आप 50,000 रुपये आप एलोकेट कर रहे हैं, ये किस तरह की स्कीम है? क्योंकि 64 वर्षीय हैं तो बहुत ज़्यादा इन्हें ऑप्शंस नहीं है। बिरला सन लाइफ की स्पेसिफिक स्कीम है जो 70 ईयर्स तक कवर करती है और इसमें फुल हॉस्पिटल का एक्सपेंसेस और मेडिसिन, और इसमें करीब करीब जो मेजर
क्रिटिकल इलनेस है, बीमारियां हैं, सब कवर होती हैं इसमें। स्टॉक मार्केट में जो 1 लाख आप करेंगे इन्वेस्ट, वो किस तरह से, सीधा स्टॉक्स में? नहीं, स्टॉक मार्केट में जो हमारा इन्वेस्टमेंट है उसमें हमने जो इतने 64 इयर्स के व्यक्ति का जो मैंने प्लान किया है, इस हिसाब से प्लान किया है कि इसमें जो इक्विटी की कॉस्ट है नॉट मोर देन 30 रुपी, 30 से 40 रुपये, 5 रुपये से लेकर 35 रुपये तक है, जिसमें कि जैसे सपोज करिए 26 रुपये का एक मैंने एक शेयर लिया है इनके लिए, महिंद्रा यूजीन। मतलब आप कम वैल्यूएशन वाले शेयर? हाँ, और जिनका की डिविडेंड बहुत हाई है और पिछला ट्रैक रिकॉर्ड डिविडेंड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि डिविडेंड जो है टैक्स फ्री इनकम है जी। जैसे आप देखोगे बिरला कॉटसिन एक शेयर है एक नया, जो कि 5% डिविडेंड दे रहा है, जिसकी कॉस्ट है 3 रुपये 70 पैसे आज की डेट में, और उसे 5% रिटर्न मिला है इसको 10 रुपये के शेयर के हिसाब से। तो अगर आप इसमें आप देखोगे तो मैंने जो इनका रिटर्न दिया है मोर देन 10% आ रहा है, जो कि केवल डिविडेंड इनकम से आ रहा है। प्लस अगर कोई भी शेयर अप्रिसिएट करता है तो वो बहुत ही ज़बरदस्त इनकी अप्रिसिएशन होगा। पटेल साहब, एक कैच यहाँ पर ये भी है कि जब आप कम वैल्यूएशन के शेयर्स ढूंढते हैं तो बहुत बार जो ब्लू चिप स्टॉक्स होते हैं, वो जिसे इंजिन्स कहा जाता है इंडेक्स के, वो छूट जाते हैं आपके पोर्टफोलियो। देखिए, इसमें आपकी दूरदृष्टि काम करती है। अगर आपने देखा होगा कि जब रिलायंस इंडस्ट्री ने इंटर किया था स्टॉक मार्केट में, कोई नहीं जानता था कि ये रिलायंस इंडस्ट्री है, ये आम शेयरों की तरह इसमें भी इंटर किया था। इसमें भी कोई भी शेयर मार्केट में अगर आपको रिसर्च करनी है तो आपको दूरदृष्टि रखनी पड़ेगी और आपको आंकना पड़ेगा कि ये आगे का रिलायंस इंडस्ट्री और HDFC लिमिटेड कौन सा हो सकता है, अगर आप बम्पर रिटर्न चाहते हो तो। अच्छा, इसमें आप ये भी हो सकता है कि जैसे ऐसे भी आपने जो अभी नाम लिए ऐसे भी केसेस हैं, उसके सामने ऐसे भी केसेस हैं जहां हम वैनिशिंग कंपनीज बोलते हैं, और ये भी सोते पेनी स्टॉक बोलते हैं। तो आपने जो 5 रुपये से लेकर के 40 रुपये की जो सीमा रेखा तय कर रखी है इनके लिए, उनको आपको लगता नहीं है कि इनमें इनका एक्सपोजर जो है कैपिटल के लिए ज़्यादा बढ़ जाता है, रिस्क बहुत बढ़ जाता है? देखिए, मैंने इसमें रिस्क फैक्टर एकदम 0 लिया है। इसकी वजह यह है कि इनका 5 ईयर का डिविडेंड का बहुत तगड़ा स्ट्रॉन्ग बेस बनता है। इक्विटी में क्या हो रहा है कि आप जो शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें आप कह रहे हैं डिविडेंड ज़्यादा आ रहा है, लेकिन फैक्ट ये है कि जो 64 ईयर्स का सीनियर सिटीजन है वो क्या इतना वेट कर पाएगा कि कब वो रिलायंस बनेगी कंपनी जिसमें इन्वेस्ट कर रहा है, कब वो HDFC बनेगी, क्योंकि ही डजंट हैव द टाइम। देखिए, जैसे मैं एक शेयर का एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे महिंद्रा यूजीन एक कंपनी है जिसकी के प्राइस है 26 रुपये और उसका डिविडेंड है 30%। तो अगर आप देखोगे ये 30% रिटर्न डिविडेंड आ रहा है, जो कि इसके प्राइस से 10% से भी ज़्यादा है। आई डू एग्री विथ यू, बट द फैक्ट इज दिस कि जिस आदमी, आप क्या कर रहे हैं, आप शॉर्ट टाइम वन, और एक तरफ आप बोल रहे हैं लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म आप नहीं कर रहे हैं, आप शॉर्ट टर्म और डिविडेंड्स को देख रहे हैं। दिस इज हार्डली 1 or 2 years. Any company cannot give the same type of dividend for next 5-10 years. Yes, true. क्योंकि अल्टीमेटली डिपेंड ऑन हिज प्रोडक्टिविटी प्लान्स, लॉन्ग टर्म प्लान्स। हाँ, मैंने इस चीज आप का जो अभी बोल रहे हैं ये आपने क्या किया, आपने रिसर्च करके पिछले 5 साल का 2 साल का डिविडेंड देख के आपने अपना पोर्टफोलियो बना लिया है। लेकिन इनका फैक्ट ये है कि प्रोडक्शंस के जो भी आपको प्लान करने चाहिए वो नेक्स्ट 5-10 ईयर्स के आपको, कि उनके क्या फ्यूचर प्लान्स हैं ऑर्गेनाइजेशंस के, किस बेसिस पे। 64 ईयर्स का आदमी के पास इतना टाइम नहीं होता है। लेकिन इन कंपनी की जो मैंने पोर्टफोलियो में लिया है, इनका मिनिमम जो 10 to 20% ग्रोथ है पर एनम के हिसाब से। सर एक्चुअली 64 ईयर्स वो का आप जो assume कर रहे हैं। हाँ, नहीं, ऑलरेडी है 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से। हाँ, ठीक है। 5 साल के ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से 10 to 20% ग्रोथ है इन कंपनीज की, और कभी ये माइनस फैक्टर में नहीं जा सकती क्योंकि ये डिविडेंड पेइंग कंपनी है। लेकिन वो 5 साल का उनका ट्रैक रिकॉर्ड है। जरूरी नहीं है कि आगे जैसे स्केल बढ़ता है कंपनीज का, वैसे वैसे बहुत बार ये होता है कि ग्रोथ जो है वो नीचे आता है, सिंपली बिकॉज आपका स्केल बड़ा हो रहा है। देखिए, हमारा शेयर का पोर्टफोलियो 20% है, तो थोड़ा सा अर्न करने के लिए थोड़ा तो रिस्क लेना ही पड़ेगा। अगले कंटेस्टेंट जो हैं उनका पोर्टफोलियो आपने देखा, हेमंत मिश्रा साहब का 3 लाख इन्होंने FDs में और FMPs में इन्वेस्ट किया हुआ है। ये जो लिक्विड फंड्स में आपने 10% किया है हेमंत, कौन से फंड्स में है? सेविंग्स अकाउंट पे रख सकते हैं या फिर जो म्यूचुअल फंड के लिक्विड फंड होते हैं उसमें रख सकते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड में तो आप कर रहे हैं ना 1 लाख? नहीं, वो जो 1 लाख रुपए कर रहे हैं वो डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड में, उसके अलावा और ये
जो लिक्विड फंड्स होते हैं म्यूचुअल फंड के, उसमें कि इमीडिएट कोई कैश रिक्वायरमेंट उनकी आ जाए तो उसको मीट आउट ये मतलब अभी आपने डिसाइड नहीं किया कि ये 10% आप एग्जैक्टली कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? ये लिक्विड फंड है या लिक्विड लिक्विड फंड कैश है? लिक्विड क्योंकि फंड आप जो कह रहे कैश हैं- फंड होते हैं, मतलब म्यूचुअल आप फंड ये लिक्विडिटी अपने हाथ में रख रहे हैं 50,000 रुपए? नहीं, म्यूचुअल फंड के जो लिक्विड फंड कैश फंड होते हैं उनमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, अब उसके लिए आपको लगता है 50,000 इन्वेस्टमेंट का अमाउंट जो है सही है? नहीं, उसमें लिक्विड फंड अगर आप देखें तो बहुत बड़े अमाउंट के लिए ज़्यादा आई मीन इस तरह से रिटर्न के लिए वो होता है सर, actually छोटे में क्या- अमाउंट में इतना लगता नहीं होगा। एक्चुअली में क्या होता है कि लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा रहती है लिक्विड फंड्स में, कि आपको कैश की रिक्वायरमेंट हो गई तो अगले दिन आपको पैसा मिल जाएगा। इस पीछे इसमें रख रहा हूँ चूंकि 64 इयर्स की एज है उनकी, कभी पैसे की जरूरत पड़ सकती है उनको। अच्छा, आपने गोल्ड ETF लिया है जी। गोल्ड पर से कॉइन्स या वगैरह नहीं क्यों नहीं सोचा? गोल्ड ETF लेने के पीछे एक रीज़न है कि जब गोल्ड कॉइन्स वगैरह लेते हैं तो आपको उसकी कस्टडी करनी पड़ती है। और दूसरी चीज़ क्या होता है कि जब मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि जब गोल्ड अपने बहुत हाई प्राइस पे होता है, जैसे अभी 14,300 पे था, ये जाएंगे अपने जो इनका एक दुकानदार होगा उसके पास बेचने जाएंगे तो वो जनरली रेजिलियंट होते हैं कि नहीं साहब अभी नहीं लेंगे, थोड़ा दाम गिर जाएगा तब लेंगे। बट गोल्ड ETF के साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जब चाहेंगे तब वो बेच सकते हो उसको। ओके जी, आपने बेसिकली गोल्ड ETF कन्वीनियंस के लिए रखा। यस, हेमंत, ये 3 लाख का जो पोर्टफोलियो है वो आप मेरे ख्याल से ठीक से जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं। एक तो आपने लिखा है बैंक FD और FMP। बैंक FD या किस तरह से divide कर रहे FMP जो भी वो चाहें, अगर अच्छे नहीं, जो भी वो चाहे मतलब वो आपको आपको चाहना है, suggest आपको करना है। अगर कोई FMP ऐसी मिल रही है जिसका अगर पोर्टफोलियो देखते हैं तो उसका एक्सपोजर कोई रिस्की सेक्टर में नहीं है, जैसे रियल्टी वगैरह में, बैंकिंग वगैरह सेक्टर में अगर उनका है तो वो FMP में कर सकते हैं या मिक्स उसका ले सकते हैं। नहीं, आप सजेस्ट क्या कर रहे हैं? फंड मैनेजर तो सजेस्ट करेगा ना। फिलहाल ये मैं नहीं बैंक बोलेगा FD आप उनको सजेस्ट FD करूंगा कर रहे क्योंकि 11% का उनको रिटर्न जनरेट हो रहा है। FD FD सजेस्ट करूंगा 60%। तो वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लौटते हैं ब्रेक के बाद। बर्फ में खेल ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए, दर्शकों के सवाल कोई इनसे सवाल पूछना चाहेगा जो पोर्टफोलियो इन्होंने बनाया है उसके ऊपर। मिश्रा जी, आपने ये 64 इयर्स की एज है ओल्ड और आप इनकी सेफ्टी का ज़्यादा ध्यान रख रहे हैं। इनका 60% आपने FMPs में इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, लेकिन 64 इयर्स के व्यक्ति को मेडिकल एड की भी ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो आपने इस पहलू पर तो सोचा ही नहीं इसमें बिल्कुल। भले से ही वो रिटायर्ड हैं या PSU में हो सकते हैं, लेकिन वहाँ पर एक क्रिटिकल जो इलनेस है उसके लिए अगर ज़्यादा अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है तो वो उसको शायद ना कर पाएँ। नहीं, जहाँ तक मेरी नॉलेज है जी जी हाँ, बताइए। PSU से रिटायर्ड हैं, इनको मेडिकल फैसिलिटी मिलती है और वहाँ पे कोई इस तरीके का कैप नहीं होता है कि आपको 2 लाख रुपए ही मिलेंगे या 5 लाख रुपए ही मिलेंगे। जो भी आपको इलनेस होती है उसका ट्रीटमेंट वो लोग कराते हैं। इस पीछे मेडिकल इंश्योरेंस पे कोई भी एक्सपोजर नहीं दिया है। चलिए, अगला पोर्टफोलियो हमारे बीच, चलिए जो तीसरे कंटेस्टेंट हैं राजेश मिश्रा साहब, और उनका पोर्टफोलियो जैसे हमने बताया, इन्होंने FDRs और डेट फंड्स में 14% किया है इन्वेस्ट, गोल्ड ETF में और FMPs में 30%, स्टॉक्स में इक्विटी में 41%। ये बड़ा अच्छा खासा तगड़ा इन्वेस्टमेंट है इनका स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स और डायरेक्ट इक्विटी में। और साथ ही डेट फंड्स जो हैं इसमें इन्होंने 15% इन्वेस्ट किया है। पटेल साहब, इनिशियल रिमार्क्स। आपने 30% जो गोल्ड और FMP में ETF गोल्ड ETF में रखा है, कोई खास वजह 30% डिसाइड करने की? क्योंकि जो कैपिटल मार्केट का हाल चल रहा है पिछले 10 महीनों से, और उससे पहले भी अगर मैं पिछले साल अक्टूबर 2007 का अक्टूबर 2008 से कंपेयर करता हूँ ETF का, तो रिटर्न कम से कम जो बहुत अगर कंजर्वेटिव अप्रोच लेते हैं तो 18 से 20% आ रहा है। गोल्ड का रेट भी अगर हम पिछले अक्टूबर में देखें तो 11,700 था, जो बैंक कॉइन्स हैं आज की डेट में वो 10 ग्राम का सिक्का 13,500 रुपए का है। इसमें एप्रिसिएशन जो है वो 18% का है। तो इसलिए अपने FMP और गोल्ड ETF में जो आजकल समय की मांग है, इस समय एक तो उतना लिक्विडिटी उसमें इतनी ज़्यादा है, जस्ट लाइक शेयर है,
कि आप जैसे चाहे ऑनलाइन ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपने आज लीजिए और 2 दिन बाद देखेंगे तो उसको लिक्विडेट कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने इक्विटी के बाद सेकंड एक्सपोजर गोल्ड ETF और FMPs को दिया। पटेल साहब, इसमें एक सवाल जो बहुत बार आता है कि बहुत लोग ये सवाल पूछते हैं और काफ़ी उलझाने वाला सवाल है कि गोल्ड ETF में करो या फिर आप सीधा गोल्ड कॉइन ले लो। ETF में तो ये ज़रूरी है कि उस दिन एक्सचेंज आपका चल रहा हो, फिर आप बेचोगे, वो बाद में आपके अकाउंट में आएगा। कई बार ये भी होता है कि कॉइन आप सीधा ओवर द काउंटर भी बेच सकते हो, तो इसे किस तरह से बैलेंस करना चाहिए? इसमें आपका ये सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि आप जो कैश जो फिजिकल गोल्ड है वो आप किस तरह से इवेल्युएट करते हैं। उसमें जैसे कॉइन्स वगैरह जो स्टैंडर्ड होते हैं, आजकल तो सबके ब्रांडेड कॉइन्स आते हैं और उसकी लिक्विडिटी बहुत होती है, OTC रहती है। और जैसे हमने पहले भी बात किया कि अगर रात मध्यरात देर रात अगर आपको जरूरत पड़ जाए तो वो बहुत ही लिक्विड होता है। ETF में आपको T+1 डे की तो इतनी अपना टाइम गैप उसमें लगी जाती है। एक और अपना ये होता है महर की ETF में अगर आप वैल्यूएशन देखते हैं तो ETF का जो पूरा कॉर्पस बना हुआ है गोल्ड का, वो डिफरेंट टाइम पॉइंट्स पे डिफरेंट प्राइस पॉइंट पे खरीदा गया और उसका फिर NAV आप निकालते हो, विच इज समटाइम्स मे नॉट बी एग्जैक्टली कि जो आज मार्केट में रेट जो चल रहा है स्पॉट रेट से कम भी हो सकती है, ज़्यादा होने के चांसेस थोड़े कम ही लगते हैं, नॉर्मली उससे होता है। तो उस ऐसे हालात में जैसे स्टैंडर्डाइज कॉइन्स हैं वो रखना मतलब थोड़ा बॉटम लाइन ये है कि जो गोल्ड ETF में इन्वेस्टमेंट होता है आपका, उसे दरअसल आपको मिक्स करना पड़ेगा कि आप कॉइन और ETF किसी एक पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस ना रखते हुए दोनों को बैलेंस करें। तो जैसे आपने कहा लिक्विडिटी की बात, तो आप खास बात देखिए मेरे पोर्टफोलियो में जो 15% मैंने लगाया है वो MIS में लगाया है। जो डेट फंड्स हैं उसका MIP लगाया है। तो जो भी उनका सेविंग अकाउंट वगैरह बैंक में होगा उसमें रेगुलर इनकम उनकी मंथली आती रहेगी और रात में अगर उनको जरूरत पड़ेगी तो ATM तो सभी ने डेबिट कार्ड प्रोवाइड कर रखे हैं, कहीं भी वो पैसा किसी पड़ोसी को देना, स्वयं के लिए इस्तेमाल करना है, यू कैन इजिली यूज इट। ये जो पहला आपका रिमार्क है 14% FDRs और डेट फंड्स में, इसे एक्सप्लेन कीजिए आप। 14% मोस्टली वो FD में ही है। डेट फंड में जैसे डेट फंड में 2 पार्ट है, देखिए 14% जो FD और मैंने डेट फंड लिखा है वो डेट फंड परमानेंट नेचर का है। मतलब उसमें आपका जैसे FD में आपने लगा दिया, उसमें थोड़ा आपका ये है कि लिक्विडेशन में थोड़ी प्रॉब्लम है, प्रीमेच्योर कैंसिलेशन अगर आप कराएंगे तो पैसा आपको देना पड़ेगा। जी बैंक को देना पड़ेगा। मतलब लार्जली आप FD में करें। FD में जी ये 14%। उसमें अगर डेट फंड हम लगाएंगे 1-2% तो वो हर लॉन्गर टर्म लगाएंगे। MIS कितना लेकिन मेजॉरिटी रहेगा सीधा FD में। जी। सो लिक्विडिटी इज द कंसर्न, मेन ऑब्जेक्टिव है। दर्शकों के सवाल इनके लिए। सर मैं ये पूछना चाहूँगा, पावर सेक्टर को आपने क्यों नहीं वेटेज दिया, क्योंकि आने वाला फ्यूचर हमारा पावर का। नहीं, मैंने पावर सेक्टर को निगलेक्ट भी नहीं किया है। मैंने केवल ये कहा कि बैंकिंग और कैपिटल गुड्स मेरे पसंदीदा सेक्टर हैं, उसका निसंदेह। और आप अगर पावर सेक्टर की बात करें तो जैसे भट्ट साहब ने कहा, मिहिर जी ने, कि कोई नाम नहीं लेना है, लेकिन जो 2013 का जनरेशन होगा रिलायंस पावर का, NTPC आज उसी वैल्यूएशन पे उपलब्ध है। तो पावर सेक्टर को मैंने कहीं निगलेक्ट नहीं किया है, बहुत अच्छा सेक्टर है। और जब न्यूक्लियर डील हो गई है तो भविष्य इसी का है पावर का। देख रहे हैं, पावर सेक्टर भी देख रहे हैं। तो वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। यहाँ पर मुकाबला बड़ा ही रोचक हो चला है और ब्रेक के बाद हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन आखिरकार बनेगा कानपुर का स्मार्ट इन्वेस्टर, और साथ ही दर्शकों के सवाल पटेल साहब के लिए लेंगे। लौटना है ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब जो दर्शक हमारे बीच यहाँ पर मौजूद हैं उनके सवाल जानते हैं, उनके निवेश से जुड़े हुए, उनके पोर्टफोलियो से जुड़े हुए। पटेल साहब यहाँ पर मौजूद हैं, उनके सवालों के जवाब देने के लिए शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। पटेल साहब नमस्कार, मैं मेटल सेक्टर के बारे में आपसे पूछना चाहता हूँ कि उसका क्या फ्यूचर है। मेटल सेक्टर में आप देखिए इनका पूरा लिंक होता है इंफ्रास्ट्रक्चर से, क्योंकि अगर आप उस तरह से लेंगे तो उनका जो डायरेक्ट लिंक जो होता है, और ये आप जब इकोनॉमी थोड़ी स्लो डाउन अपनी अब हो रही है तो सेक्टर में थोड़ा स्लो डाउन आने की संभावना तो रहती ही है, क्योंकि वो लॉजिकल है। बट अगर आप लॉन्ग टर्म व्यू में, और ये बात ये है कि अपनी इंडियन इकोनॉमी, अभी मंच से भी आपने सुना कि हम जितने कंजर्वेटिव तरह से अपने फाइनेंशियल सेक्टर को रेगुलेट कर रहे हैं, उस हिसाब से जो इंडियन ग्रोथ स्टोरी है वो, जैसे हमने विकसित देशों के बारे में जो अभी देखा है, उस हिसाब से इस तरह से इतनी कमज़ोर नहीं है। तो हिसाब से मैं सोचता हूं कि इसमें आगे संभावना तो बनी रहेगी। जी, जैसे नियर फ्यूचर कॉमनवेल्थ गेम्स होने हैं, तो उसको देखते हुए क्या अभी मेटल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट बेटर रहेगा?
देखिए, कॉमनवेल्थ ग्रोथ की बात जो है वो पूरी एक पर्टिकुलर इवेंट के हिसाब से हो गई है, बट वही एक पूरे विश्व में आप देखा जाए तो वो नहीं है। आप देखिए, इंडियन डिमांड जो डोमेस्टिक डिमांड है वो भी कम नहीं हुआ। आप पिछले 3 साल का भी अगर आप देखेंगे तो हमने पाया है कि ये बढ़ती रही है। तो डोमेस्टिक कंजम्पशन जो है वो बहुत है और वो सफिशिएंट है कि इस सेक्टर को सपोर्ट करे। जी, अगला सवाल। मैं आपसे ये जानना चाहता था कि SIP पे मैं लगातार इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। सेंसेक्स 21,000 था तब भी और आज भी। प्रति इन्वेस्टमेंट हमारा निगेटिव होता जा रहा है, क्योंकि सेंसेक्स उसके बाद गिर जाता है या नहीं भी उससे कम हो जाती है। अब हमें क्या बंद कर देना चाहिए? बहुत आता है पटेल साहब कि गिरते बाजार में SIPs का क्या बंद कर देना चाहिए या अभी जारी रखना चाहिए? आपकी पर्सनल बात है, जैसे आपकी उम्र जो है और आपकी इस हिसाब से जिसकी आपकी रिस्क एपेटाइट इस हिसाब से जो है, SIP का मेन यही उद्देश्य है कि आप लॉन्ग टर्म के बारे में सोचें और उस लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे कि SIP हमेशा ग्रोथ देती है। शॉर्ट टर्म में अगर आप देखेंगे तो SIP गिरते हुए मार्केट में SIP लेने से एवरेजिंग कॉस्ट में एक्चुअली नेगेटिव रिटर्न्स आते हैं। तो अगर आपने समझो 2 साल से SIP कर रखी है तो आने वाले आपका अगर 5 साल का है और आप अभी इस उम्र में है कि आप 5 साल का व्यू ले सकते हो, तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि आपको SIP करते रहनी चाहिए ताकि आपका एवरेजिंग कॉस्ट हो। और जब मार्केट तो एक साइकिल है, वो नीचे भी जाती है ऊपर भी आती है, तो इस हिसाब से आपका उसका ग्रोथ का पूरा पोटेंशियल है। गुड इवनिंग सर, माय नेम इज परितोष देवती। आई हैव 2 questions. I have 2 questions. The first one is we are all witnessing the downturn in the markets. We have seen the US government has bailed out AIG and other Freddie Mac and Fannie Mae. So why can't Indian government be proactive and create a sovereign fund to provide a cushion to the falling markets, which has seriously dented the investors' confidence? And the second question is, do you expect more negative news flows to come into the Indian markets, considering the fact that the story has shifted from US to Europe and then to Argentina and to Pakistan? Argentinian government recently seized their pension funds, and Pakistan is on the verge to default on their sovereign paper. So these kind of negative news, do you expect more these to flow to India, or what's your view on this? ये जो सॉवरेन फंड्स की बात है पटेल साहब, एक तो उस पर जानना चाहते हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ ये भी है कि US गवर्नमेंट ने सीधा मार्केट को बेल आउट नहीं किया है, उन्होंने कंपनीज को बेल आउट किया है, वो सीधा स्टॉक्स को बेल आउट नहीं कर रहे हैं। सॉवरेन फंड की एक एक्चुअली हमेशा डिस्कशन बना रहता है, और अगर हम आप इसको लॉजिक जो आपका है इस तरह से कहें कि मार्केट जब कम हो जाती है तो गवर्नमेंट फंड बना करके उसमें से अगर इन्वेस्ट करती रहे, तब देखिए कि कब तक होगा, देयर इज अ लिमिट। और आफ्टर ऑल गवर्नमेंट जो पैसा बनाती है वो कहाँ से आता है? वो हम लोगों से ही आता है, बिकॉज इट कम्स आउट ऑफ द टैक्सेशन। सो कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो सॉवरेन फंड शुड नॉट बी यूज एज अ काउंटर बैलेंसिंग फोर्स फॉर मार्केट डिप्रेशन, क्योंकि इसका कोई अंत नहीं है और हम जीरो लेवल पर पहुंच गए तो क्या करेंगे। बट यस, अगर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन हो जाती है, जैसे वॉर हो जाता है, ऐसी कोई चीजें हो जाती है जिसके लिए अगर हमें पूरी इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए अगर इस तरह की कोई चीज स्टेप लेनी पड़े तो वो उसको सोचा जा सकता है। जहां तक आपका दूसरा सवाल है, उसमें यह है कि हम अभी ये कहते ही हैं कि वी लिव इन अ फ्लैट वर्ल्ड, तो अब इंडियन इकोनॉमी जो है वो आइसोलेटेड वर्ल्ड में नहीं है, और जो हमारे पड़ोसी देशों के साथ में या अपने जहां विकसित देशों हैं उनके साथ में जो इकोनॉमी की सिचुएशन होती है और इकोनॉमिक पॉलिटिकल सिचुएशन जो होती है, उसका इफेक्ट कुछ हद तक तो अपने आप डेफिनेटली रिफ्लेक्ट होता ही है। और ये आपने अभी पिछले 8 महीनों में देखा ही कि किस तरह से हमारा क्रूड प्राइस से लेकर के सब प्राइम से हमारे मार्केट्स ने रिएक्ट किया हुआ। बट उसमें एक चीज़ और है कि उसका सीधा इम्पैक्ट अपने इन्वेस्टमेंट से कितना रिलेटेड है। अगर वो अपने इन्वेस्टमेंट कंपनीज, हमारे कॉर्पोरेट, हमारी इंस्टीट्यूशंस में डायरेक्टली रिलेटेड इतना नहीं है, तो अपनी इकोनॉमी में इतना इफेक्ट सिर्फ एक सिंपैथेटिक रिएक्शनरी इफेक्ट हो सकता है, नॉट द एक्चुअल इफेक्ट। तो वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लौटते हैं ब्रेक के बाद।
तो जूरी का फैसला हो चुका है आखिरकार, और 3 जो कंटेस्टेंट्स यहाँ पर आज हमारे बीच आए, इन तीनों में से वो विजेता चुना जा चुका है जो आखिरकार कानपुर को यूपी राउंड जो होगा, यानी जो अगला चरण होगा इस स्पर्धा का, इसमें रिप्रेजेंट करने वाला है। और नामों की घोषणा करने से पहले मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ जी बिजनेस के एडिटर श्री समीर आलूवालिया और साथ ही रिलायंस मनी के श्री श्रुतिधर पालीवाल। और जैसे मैंने पहले कहा था कि जो विजेता है न सिर्फ ये मैटर करता है कि आपने कितना सही या कितना गलत इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन आप कितना बेहतर तरीके से उसे जस्टिफाई कर पाते हैं, और साथ ही रिटर्न्स के साथ साथ सेफ्टी जो है वो कितनी आप दे पाते हैं। जो आपके आर्ग्यूमेंट्स हैं वो भी काफ़ी मैटर करती हैं, और सबसे ज़्यादा दर्शकगण आपने जो सवाल पूछे उसे किस तरह से ये डिफेंड कर पाते हैं या उसका जवाब दे पाते हैं, ये भी काफ़ी ज़रूरी है। तो इन सब को जोड़कर जो नतीजे मेरे पास मौजूद हैं, इसमें तीसरे स्थान पर रहे हैं हेमंत कुमार मिश्रा। और जो दूसरे कंटेस्टेंट हैं, यानी जो दूसरी पायदान पर मौजूद हैं, वे दरअसल काफ़ी नज़दीक थे। एक तरह से उनके लिए भी अच्छा स्कोप था स्मार्ट इन्वेस्टर बनने का, लेकिन कुछ हद तक उन्होंने जो आर्ग्यूमेंट्स की उसमें बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग नहीं लगे वे, और दूसरा कुछ एक जो उनकी रणनीति थी उसे लेकर जूरी को थोड़ी कंसर्न्स थी। खैर, ये सब अपनी जगह है। दूसरे हमारे आज के जो स्मार्ट इन्वेस्टर चुने गए हैं कानपुर से, वो हैं अनिल जैन साहब। और जो विजेता है राजेश मिश्रा साहब बने हैं, थैंक्स अ लॉट, कानपुर के स्मार्ट इन्वेस्टर। तो ये थी हमारी खास पेशकश हंट फॉर इंडिया स्मार्ट इन्वेस्टर का कानपुर राउंड। अगला पड़ाव होगा आगरा में, जहां पर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन बनेगा आगरा का स्मार्ट इन्वेस्टर। बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए जी बिजनेस, आपका फायदा। नमस्कार।